नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए वो मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग निकालना है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस 2πr स्क्वायर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है। यानी हमसे पूछ रहा है 2πr इंटू एच प्लस का 2πr इंटू एच प्लस 2πr स्क्वायर। तो देखिए हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहां से कॉमन ले सकते हैं 2π और r कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहां हमारा क्या बच जाएगा, यहां हमारा बच जाएगा h प्लस यहां क्या बच जाएगा, h बच जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, r बच जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बेलन का व्यास क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बेलन का व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और हाइट क्या दिया, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन का त्रिज्या क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हम यहाँ पाई, आर और एच का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहां से हमारा हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारा क्या है, व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2 सेंटीमीटर प्लस का 2 सेंटीमीटर प्लस का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, यहां से हम इसे गुना करेंगे 22 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 44 गुने 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 44 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि x प्लस 1/x = 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में x प्लस 1/x = हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 7 दिया है। x प्लस 1/x = हमें क्वेश्चन में क्या दिया 7 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 7 का स्क्वायर करेंगे, हम क्या करेंगे इस 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 47। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 47 निकल के आ गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 47 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक बैग में 7 नीली गेंद और 5 पीली गेंद है। यदि बेतरतीब तरीके से 2 गेंद चुने जाए तो कितनी संभावना है कि कोई पीला नहीं निकले। तो देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया है, 7 नीली गेंद दिया है और 5 पीली गेंद दिया है, यानी टोटल 12 गेंद दिया है और उस टोटल 12 गेंद में से 2 गेंद चुना जा रहा है। तो देखिए कुल संभावना कितना हो जाएगा, टोटल हमें 12 गेंद दिया हुआ है और उसमें से 2 गेंद चुना जा रहा है, तो कुल संभावना कितना हो जाएगा 12C2। ये हमारा हो जाएगा 12 गुने 11 बटा 2 गुने 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम 11 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। यानी कुल संभावना हमारा कितना निकल के आ गया, 66 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो 2 गेंद चुनी जा रही है वो जो है दोनों में से कोई पीला ना हो, यानी दोनों गेंद क्या हो, नीली हो। तो देखिए नीली गेंद होने का संभावना कितना है, नीली गेंद टोटल कितना है 7 है और 7 में से 2 गेंद चुना जा रहा है, तो नीली होने का संभावना कितना है 7 गुने 6 बटा हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी नीली गेंद होने का संभावना कितना है
21 है और टोटल संभावना कितना है 66 है, यानी दो गेंद जो चुनी जाएगी उसकी नीली होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा 21/66। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 22 बार में, यानी यहां से हमारा अभिष्ट प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 7/22 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7/22 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 9 अंक वाली संख्या 7, 1, 7, 9, 2, 5, 1, y 8 संख्या 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 10x² माइनस 3y² का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, 10x² माइनस 3y² का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 7x 7 9 2 5 1 y 8। अब देखिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 36 से पूर्णतः विभाज्य है, ये जो संख्या है 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए कोई संख्या अगर 36 से विभाज्य है इसका मतलब होगा कि वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए हमसे पूछ रहा है y के अधिकतम मान के लिए, यानी y का जो मान है वो हमें अधिकतम रखना है। तो देखिए ये संख्या 36 से विभाज्य है, जो संख्या हमारी 36 से विभाज्य होगी वह संख्या हमारी 4 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहां अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा, y और 8 हो जाएगा। अब देखिए हम y का अधिकतम मान क्या रखें ताकि ये जो दोनों हमारा अंक है वो 4 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ y के जगह अगर 9 रख ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 जो है 4 से विभाज्य नहीं होगा, यानी हम यहाँ y = 9 नहीं रख सकते। अब देखिए अगर हम यहाँ y की जगह 8 रख ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 जो है 4 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ y = क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ y = 8 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 88, 88 जो है 4 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ y की जगह 8 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या जो है वो 36 से विभाज्य है। तो देखिए जो संख्या 36 से विभाज्य है वो संख्या हमारी 9 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए यहां से हमारा संख्या क्या बन गया, अब हमारा संख्या बन गया 7x 7 9 2 5 1 8 8। अब देखिए ये जो संख्या है 36 से विभाज्य है, तो जो संख्या हमारी 36 से विभाज्य है वो 9 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहां अगर हम अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 + x + 7 + 9 + 2 + 5 + 1 + 8 + 8। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा 9 बन रहा है हम उसे काट लेते हैं, यानी हम इसे काट सकते हैं। 7 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हम इसे काट लेते हैं। 1 + 8 ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए हमारा बच क्या गया, 7 बच गया, 5 बच गया और 8 बच गया। 7 + 5 कितना होता है, 12, 12 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहां से हो जाएगा हमारा 20 + का x। अब देखिए हम x की जगह क्या रखें ताकि यहां से जो हमारा योग निकल के आए वो 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ x = 7 पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 जो है 9 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ x की जगह अगर 7 पुट करेंगे तो ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ से हमारा x और y का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 10x² माइनस का 3y²। तो देखिए हम यहाँ x की जगह अगर 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 490 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 490 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ y की जगह अगर 8 पुट कर लें तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 390। 390 में से अगर 92 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 298। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 298 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 298 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 आता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया है, संख्या दिया हुआ है 156। दूसरा संख्या में क्या दिया, दूसरा संख्या दिया हुआ है 181। तीसरा संख्या में क्या दिया, तीसरा संख्या दिया हुआ है 331।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा संख्या दिया है और जो हमारा शेष बच रहा है, हम शेष को सभी संख्या में से माइनस करेंगे। यानी हम यहां से 6 माइनस करेंगे, यहां से भी हम 6 माइनस करेंगे और यहां से भी हम 6 माइनस करेंगे। अब देखिए 6 यहां से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 150। हम यहां से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 175। हम यहां से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 325। अब देखिए शेष माइनस करने के बाद जो हमारी संख्या निकल के आएगी, हम उस संख्या का HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का हम अंतर लेंगे। तो देखिए इन दोनों संख्या का हम अंतर लेंगे तो इन दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों संख्या का अंतर लेंगे। अब देखिए इन दोनों संख्या का हम अंतर लेंगे तो इन दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्या का अंतर हो जाएगा 150। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का अंतर लेंगे। तो देखिए 150 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 125। अब देखिए कई बार जो हमारा लास्ट अंतर निकल के आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा और कई बार जो है उसका फैक्टर हमारा HCF होगा। तो देखिए हम यहां अगर चेक करेंगे कि 125 हमारा HCF है कि नहीं, तो देखिए HCF से जो है हमारी सभी संख्या पूरी तरीके से विभाजित होती है। तो देखिए 125 से 150 तो हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, लेकिन 175 हमारा नहीं कटेगा और 325 नहीं कटेगा, यानी 125 हमारा HCF नहीं होगा, यानी इसका फैक्टर होगा। तो देखिए 125 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 125 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा संख्या क्या बन सकता है, यहां से एक हमारा संख्या बन सकता है 25। अब देखिए 25 से अगर हम काटेंगे तो 150 कट जाएगा, 25 से हमारा 175 कट जाएगा और 25 से हमारा 325 भी कट जाएगा। यानी यहां से हमारा HCF क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा HCF निकल के आ गया 25। यानी वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 25 होगी, जिससे अगर हम 156 में भाग देंगे तो शेष हमारा 6 बचेगा, 181 में भाग देंगे तो शेष हमारा 6 बचेगा और 331 में अगर हम भाग देंगे 25 से तो शेष हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 25 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां हमें क्या दिया है, रूट 529। तो देखिए 529 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 529 23 का स्क्वायर होता है। यानी 529 का अगर हम रूट 100 निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 23। अब देखिए यहां हमें क्या दिया है 5.29 दिया है। तो देखिए यहां जो है 529 का जब हम रूट 100 निकाल रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ रहा है 23 निकल के आ रहा है। तो देखिए यहां जो है रूट के अंदर 2 अंक से पहले हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो जब हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारा 1 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। अब देखिए यहां हमारा क्या है 0.0529 दिया हुआ है। अब देखिए 529 का जब हम रूट 100 निकाल रहे हैं तो हमारा 23 निकल के आ रहा है और यहां जो है रूट के अंदर 4 अंक से पहले हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो जब हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 0.23 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी का हमसे योग पूछ रहा है, इन सभी का योग पूछ रहा है। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25.53। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 25.53 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है और लड़कियों का औसत 62 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, हमें क्या निकालना है, पूरी कक्षा के औसत अंक निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 46% जो है वो लड़कियां हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 46% लड़की है। तो देखिए हम यहां से लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए संख्या का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 46% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23/50, यानी 50 में से 23 जो है वो लड़की होंगी, यानी शेष क्या होंगे, लड़के होंगे। शेष कितना हो जाएगा 27। तो देखिए हम यहां से लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। लड़का कितना होगा 27 होगा, तो लड़की कितनी होगी 23 होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल संख्या भी क्या दिया 50 दिया है, यानी इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि कक्षा में 27 जो है वो लड़के हैं और लड़कियां कितनी है 23 है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का हमें औसत दिया हुआ है, दोनों का हमें औसत दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे पूरी कक्षा का औसत अंक। तो देखिए हम यहां से लड़का का हमें औसत अंक दिया हुआ है, तो हम यहां से अंकों का योग निकाल सकते हैं। अंकों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत में उनकी संख्या से हम गुना करेंगे। लड़का का औसत कितना है 58 है और संख्या कितना है 27 है, संख्या कितना है 27 है, प्लस
लड़कियों के औसत में, लड़कियों का औसत कितना है 62 है। लड़कियों के औसत में लड़कियों की संख्या से हम गुना करेंगे, संख्या कितना है 23 है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे कक्षा का अंकों का योग निकल के आ जाएगा। और इसमें हम कक्षा के संख्या से अगर हम भाग देंगे, संख्या कितना है 50 है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूरे कक्षा का औसत अंक निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे 58 में अगर 27 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 58 में अगर हम 27 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1566 प्लस, अब देखिए हम यहाँ 62 में अगर 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1426 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 1426 बटे हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 का 2 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा कितना हो जाएगा 2, यानी 2992 बटा क्या निकल के आ गया 50 निकल के आ गया। अब देखिए हम इसमें अगर 50 से भाग देंगे, हम इसमें 50 से भाग देंगे तो ये 50 से कितने बार में जाएगा, ये 50 से चला जाएगा 59.84 बार में, यानी यहां से पूरे कक्षा का औसत अंक क्या निकल के गया 59.84 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। बी का भाग ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है, बी का भाग पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के भाग का हमें रेशियो दिया है। ए और बी के भाग का हमें रेशियो क्या दिया, 9:8 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ए और सी के भाग का रेशियो दिया है। ए और सी के भाग का हमें रेशियो क्या दिया, 4:5 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से ए को अगर 9 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 8 यूनिट। अब देखिए यहां जो है ए को कितना मिला है 4 यूनिट, तो सी को कितना मिला है 5 यूनिट। तो हम सबसे पहले ए की राशि को बराबर करेंगे, यानी हम सबसे पहले इस 9 और 4 को हम बराबर करेंगे। अब देखिए इस 9 और 4 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 9 में हम 4 से गुना कर लें और इस 4 में हम 9 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 4 से गुना करना होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 9 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 9 से गुना करना होगा, हमें जो है इस रेशियो में 9 से गुना करना होगा। अब देखिए हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36:32। हम यहाँ अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36:45 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए उस राशि में से ए को अगर 36 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 32 यूनिट, और सी को जो है कितना मिल रहा है, ए को अगर 36 यूनिट मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है 45 यूनिट। अब देखिए यहां से हमारा ए बी और सी का रेशियो क्या निकल के आ गया 36:32:45 निकल के आ गया। यानी उस राशि में से ए को अगर 36 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 32 यूनिट और सी को कितना मिल रहा है 45 यूनिट। यानी हम यहां से अगर टोटल ऐड करेंगे तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 36 प्लस का हमारा 32 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 68। 68 में अगर हम 45 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 113। यानी यहां से हमारा टोटल राशि क्या निकल के आ गया 113 यूनिट निकल के आ गया। यहां से हमारा टोटल राशि क्या निकल के आ गया 113 यूनिट निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है 31,866 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 113 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 113 से काटेंगे तो ये 113 से कितने बार में जाएगा, ये 113 से 282 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 282 रुपए निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहे बी का भाग, तो देखिए उस राशि में से बी को कितना मिला 32 यूनिट। यानी हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 32 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9,024 रुपया। 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,024 रुपया। यानी उस राशि में से बी को कितना मिलेगा 9,024 रुपया मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 9,024 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दूध तथा जल के 7 लीटर मिश्रण में 30% जल है। इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है। हमसे पूछ के रहा है नए मिश्रण में जल का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए पहले जो है मिश्रण हमें कितना दिया है 7 लीटर। पहले हमें मिश्रण कितना दिया 7 लीटर, जिसमें 30% जो है वो जल है। 30% क्या है जल है, 30% जल है, यानी शेष क्या होगा दूध होगा। दूध कितना होगा 70% होगा।
अब देखिए इस 7 लीटर का अगर हम 30% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 लीटर का अगर हम 30% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.1 लीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2.1 लीटर। यानी मिश्रण में 2.1 लीटर क्या होगा, जल होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि उस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जा रहा है। यानी अब जो है मिश्रण कितना हो जाएगा, पहले मिश्रण कितना था 7 लीटर, पहले मिश्रण कितना था 7 लीटर और हम इसमें 3.5 लीटर दूध मिला रहे हैं। यानी अब मिश्रण कितना हो जाएगा, अब मिश्रण हो जाएगा 10.5 लीटर। मिश्रण कितना हो जाएगा, 10.5 लीटर। अब देखिए हम उस मिश्रण में दूध मिला रहे हैं, यानी मिश्रण के अंदर जो जल का मात्रा होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। यानी पहले जितना जल होगा अभी भी उतना ही होगा। तो देखिए पहले जल कितना था, पहले जल था 2.1 लीटर। पहले जो है जल कितना था, 2.1 लीटर था। अब देखिए अब जो है मिश्रण कितना हो गया, 10.5 लीटर और यहां भी जल कितना होगा, 2.1 लीटर होगा। यानी 2.1 लीटर जल है कितने में से, 10.5 लीटर में से, गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नए मिश्रण में जल का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में। 5 से अगर हम 100 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यहां से हमारा जल का प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 20%। यानी नए मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा, 20% होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है, फिर 20% कम हो जाता है। व्यय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। हमसे पूछ के आ रहा है कि व्यय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो देखिए पहले जो है, पहले क्या हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है। पहले जो है व्यय में 25% का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, व्यय में 30% का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, व्यय में 30% का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, व्यय में 20% का कमी हो रहा है। उसके बाद व्यय में 20% का कमी हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 30% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। और 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/5। अब देखिए पहले व्यय अगर 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है पहले व्यय अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 3 का वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है व्यय अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का कमी होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। यानी पहले व्यय 5 यूनिट होगा तो अब कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अब देखिए यहां जो हमारा कटने वाला होगा हम उसे काट लेंगे। यानी हम इस 4 से 4 को काट सकते हैं, 5 से हम 5 को काट सकते हैं। तो देखिए यहां से हमारा निकल के आ गया कि पहले व्यय अगर 10 यूनिट होगा तो अब जो है व्यय कितना होगा, 13 यूनिट होगा। यानी व्यय जो है पहले कितना था, 10 यूनिट था और अब व्यय कितना है, 13 यूनिट है। यानी व्यय में कितने का वृद्धि हो गया, व्यय में टोटल जो है कितने का वृद्धि हो गया, 3 यूनिट का। कितने पर, 10 पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ गया, 30%। यानी व्यय में जो है कुल 30% का वृद्धि हुआ। हमसे पूछ के आ रहा था कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो 30% का परिवर्तन हो गया, यानी 30% का वृद्धि हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।